हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग बायोलॉजी में रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं, सांस कैसे लेते हैं या क्या प्रोसेस होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर हम बात करें इनके पैटर्न की तो आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट, 2 पार्ट में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा सेगमेंट आपको बहुत ही जल्द 2 से 3 दिनों में अपलोडेड मिल जाएगा चैनल पे। पूरा रेस्पिरेशन जो नीट एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो आपके नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से कवर अप किए जाते हैं, तो वो सारा हिस्सा हम कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए सीधे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। जनरल इंट्रोडक्शन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो फूड मटेरियल है उसका मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकिंग किसकी, कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की। क्योंकि जब हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि कार्बन के बॉन्ड्स यहाँ पे पाए जाएंगे। कार्बन के बॉन्ड्स यहाँ पे जुड़े हुए देखेंगे तो जो कार्बन है उनके बॉन्ड की ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल के थ्रू देखने को मिलती है विद इन द सेल के अंदर, ताकि क्या रिलीज हो सके, एनर्जी रिलीज हो। जो एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस एटीपी सिंथेसिस बोली जाती है, यही सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन कहां होता है, सेल के अंदर। सेल के अंदर गैसेस आती हैं, फूड पार्टिकल्स पहुंचते हैं और ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मेजरली अकर करता है क्या, रेस्पिरेशन। ये जो एनर्जी है यूज की जाती है किस लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। क्योंकि एटीपी के फॉर्म जो है ना, ये क्या है, बाहर सेल के बाहर अगर मिनरल्स कम है, अंदर मिनरल्स ज्यादा चाहिए, तो एक्टिवली एटीपी खर्च करके मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल भेजना है एटीपी के फॉर्म में। हमारा जो मूवमेंट होता है मसल्स का, मस्कुलर का ये मूवमेंट, अगर हाथों की हम बात करें तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी किस पे बेस्ड होता है, मसल्स में भी एटीपी का कंजप्शन होता है, यानी कि एनर्जी खर्च की जाती है। रिप्रोडक्शन हो या हम सांस ले रहे हैं ब्रीदिंग, उस ड्यूरेशन में भी डायफ्राम की मसल्स क्या करती हैं, या फिर अगर हम बात करें हमारे लंग्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, रिब्स के बीच में, उनके भी मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, वहां पे भी एटीपी खर्च होती है। तो ये एटीपी मेजर प्रोडक्ट है, ये हमें चाहिए। ग्लूकोज के फॉर्मूले C6H12O6, इसके साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइंड करते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के, और हमें मिलती है एटीपी। एक ग्लूकोज के ब्रेकिंग से लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, ये जो ग्लूकोज आए हैं ये कहां से आए हैं, ये आए हैं अल्टीमेटली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से लाइट एनर्जी के थ्रू जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का कंजप्शन यहां पे रिलीज देखने को मिलता है। यहां से प्रोडक्ट निकलते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस पे। तो प्लांट्स में क्या है कि इनका रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है, तो ये रिपीट करके यहां पे पहुंचता रहता है। सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के पास पहुंचेंगे, यूटिलाइज होंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन के तैयार हो जाएगा। कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होते हैं कब, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इनको बोला जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है। सबसे ज्यादा कौन यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और इसमें भी सबसे ज्यादा कौन यूज किया जाता है, ग्लूकोज।
याद रखना सबसे ज्यादा बार यहां पे कौन यूज किया जाता है? ग्लूकोज यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन्स हैं, फैट हैं और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो यहां पे यूज किए जाते हैं। फिर बात करते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है, ये डायरेक्ट यूज तो होती नहीं है, तो डायरेक्टली यूज नहीं होती है, बट इट यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। ये क्या? एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज की जाती है। और जब भी कभी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी क्या होता है? टूट जाता है। इसलिए एटीपी ही हमारा सिक्का है। जो हमारे पास कॉइन और पैसे होते हैं ना, एटीपी वही काम करता है। इसलिए एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अगर सेल को कोई काम करना है तो उसको एनर्जी खर्च करना पड़ता है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग इन प्लांट्स। ब्रीदिंग मतलब गैस को अंदर लेना और गैस को बाहर छोड़ना। ये बेसिकली लीव्स हैं, पत्तियां हैं। इन पत्तियों के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट देखने को मिलती है। लोअर सरफेस को हम क्या बोलते हैं? एडैक्सियल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? एडैक्सियल सरफेस। एडैक्सियल सरफेस पे प्रेजेंस देखने को मिलती है किसकी? एस्टोमेटा की। एस्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो मेजर काम इसका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिबरेट होता है, वाटर बाहर जाता है। जब एस्टोमेटा क्लोज होते हैं उस ड्यूरेशंस में भी ऑक्सीजन इनटेकिंग नहीं होती है, और ओपनिंग होती है तो भी ऑक्सीजन इनटेकिंग नहीं होती है, क्योंकि यहां से ओपनिंग होती है रेस्पिरेशन के लिए। जो प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन, प्लांट्स गेट ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब रिस्पिरेशन होता है स्पेशली नाइट ड्यूरेशन में, तब क्या देखने को मिलता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आपको देखने को मिल जाता है बाहर। सेम प्रोसेस जैसे नॉर्मली हर जगह अकर करती है, वही कंडीशंस यहां पे भी होगी। प्लांट्स में जो गैसेस हैं ये एक्सचेंजेस अकर करते हैं किसके थ्रू? एस्टोमेटा के थ्रू और लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ये पोर्स। ये ज्यादातर आपके जो स्टेम्स होते हैं ना, उनकी बार के पास ओपनिंग दिखती है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोल देते हैं लेंटिसेल्स। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें, प्लांट्स में जो ब्रीदिंग होती है इसमें कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लेंटिसेल्स हैं और एस्टोमेटा है। एस्टोमेटा और लेंटिसेल से क्या हो रहा होता है? गैसेस एक्सचेंज। पर बहुत ज्यादा अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर प्लांट का जो पार्ट होता है ये अपने गैसेस एक्सचेंज की जो जरूरत है इसको मेंटेन रखता है। इसलिए गैस ट्रांसपोर्ट बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? गैसेस एक्सचेंज बहुत लो होती है कंपेयर टू द एनिमल, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें दौड़ना है, चलना है, रेस लगानी है, उठना है, बैठना है, मूवमेंट करना है। प्लांट्स क्या है? आराम से मस्त खाते पीते पड़े हैं, खड़े हैं। हवा चली तो हिल लिए, नहीं तो उससे भी मतलब नहीं है। तो इनको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए एनिमल्स के कंपैरिजन में, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी अलग से कोई ऑर्गन की जरूरत नहीं फील होती है। फिर यहीं पे बात करें, जो पत्तियां हैं ये अडैप्टेड होती हैं मैक्सिमम गैस एक्सचेंज के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस O2 इज रिलीज्ड विद इन सेल्स। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो हमने बात की थी ऑक्सीजन लिबरेट होती है। वो ऑक्सीजन जितनी पौधों को जरूरत होती है वो खुद स्टोर करके रख लेते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी अदर बॉडी पे। नेक्स्ट बात करें कि ज्यादातर जो लिविंग सेल्स होती हैं ये हवा के कांटेक्ट में होती हैं, इसलिए ये लोकेट करती हैं क्लोज टू द प्लांट सरफेस। किसके आसपास पाई जाती हैं? प्लांट सरफेस के पास। जैसे अगर हम सिंपली इनके टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज में मेनली जाइलम कहां होते हैं? अंदर होते हैं। जाइलम सेल्स क्या होती हैं? मैक्सिमम डेड होती हैं पैरेन्काइमा को अगर छोड़ दें। उसके बाद फ्लोएम बिखरे होते हैं। फ्लोएम किधर? सरफेस की तरफ पाए जाते हैं। तो ज्यादातर जो लिविंग सेल्स होती हैं वो एयर के कांटेक्ट के पास प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। कहां पे? सरफेस के आसपास। स्टेम में लिविंग सेल्स ऑर्गेनाइज होती हैं पतली लेयर में, ठीक बार्क के छाल के ठीक नीचे पाई जाती हैं, और इनके पास अपने लेंटिसेल्स होते हैं। पत्तियों की बात करें तो पत्ती में, स्टेम में और रूट में पैरेन्काइमेटिक सेल्स होती हैं जो लूजली पैक्ड होती हैं और प्रोवाइड करती हैं इंटरकनेक्टेड एयर स्पेस। अब एयर स्पेस होगा, स्पंजी टिश्यूज होते हैं, एयर स्पेस अवेलेबल होता है तो वहां से इजीली क्या होते हैं? गैसेस स्टोर रहती हैं और जरूरत पड़ने पे यूटिलाइज कर ली जाती है।
प्लांट्स में सिंपली ब्रीथिंग की बात करें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल और एटीपी रिलीज होती है। ये एनर्जी यूटिलाइज होती है सिंथेसाइज करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स। ये जो एनर्जी है ये अलग अलग मॉलिक्यूल के सिंथेसाइज करने के लिए यूटिलाइज की जाती है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के सिंथेसाइजेशन देखने को मिलते हैं इस रिएक्शन में, इसीलिए बोलते हैं इसको एम्फीबोलिक रिएक्शन। एम्फीबोलिक रिएक्शन बोला जाता है, एक और नाम इसका दिया जाता है क्योंकि कंबस्शन के बाद क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है एटीपी, इसलिए इसको बोला जाता है एंडरगोनिक रिएक्शन। सॉरी, एंडरगोनिक नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोली जाती है, एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कौन सा, एंडरगोनिक रिएक्शन। तो एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक के पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होना, ये इनकी वजह से चेंजेस या नाम यूज किए जाते हैं। ग्लूकोज के जो कैटाबोलिज्म होते हैं, इनमें ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म यहां पे देखने को मिलता है, नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। जब ग्लूकोज की कैटालिटिक प्रोसेस हो रही होती है तो सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में कंज्यूम नहीं होती है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करता है कुछ सेवरल स्मॉल स्टेप्स। ये इनेबल करता है कुछ स्टेप्स को ताकि कपल्ड हो सके और एनर्जी रिलीज हो सके टू एटीपी सिंथेसिस, और रिलीज करते हैं एनर्जी ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके। तो रिस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एडाप्ट करते हैं एनारोबिक कंडीशन। कैसी कंडीशन, एनारोबिक कंडीशंस। कुछ ऐसे हैं जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं और अदर्स कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट वो जो अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे हैं जो कुछ समय ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस ले लेंगे और कुछ समय बिना ऑक्सीजन के। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है एनारोबिक कंडीशंस के लिए एडॉप्टेड। अभी हम बात करेंगे इसकी प्रोसेसेस की। एनारोबिक और एरोबिक एक बार समझ लो। एनारोबिक के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए नहीं, एरोबिक के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस किसके लिए चाहिए, एरोबिक के लिए। एनारोबिक के लिए क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस में जो होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, या इसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिंपली जो ग्लूकोज है ये चेंज हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज किसमें बदलता है, पायरुविक एसिड में। ग्लाइकोलिसिस पाथवे कंप्लीट करने के बाद ये जो स्टेप्स हैं ये पहुंचते हैं किसके साथ, सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ, या इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहां आकर करती है, ये होती है इन द साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोसॉल है ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहां पे कोई ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, पाइरुवेट बनता है। अब पाइरुवेट जो ग्रुप बनता है उसके साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, और जो कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रिकर्सर फॉर द टीसीए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो प्रोसेस होगी फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन के केस में या तो इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो पाइरुवेट एक फॉर्क है इन द मेटाबॉलिक रोड। मेटाबॉलिक रोड में यहां पे दो रास्ते दिखते हैं पाइरुवेट से। प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की कहां होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ग्लूकोज से क्या बनते हैं, दो पायरुविक एसिड बनते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। ये जो स्कीम है ग्लाइकोलिसिस की किसने प्रपोज की थी, गस्टाव इम्बेडन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे परनास।
जे परनास का जो पी है, पी लिया गया, मेयरहॉफ का एम लिया गया और गस्टाव एम्बेडेन का ई। तो ई एम पी, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड परनास, इनका नाम है ईएमपी पाथवे। इन एनारोब्स ये ओनली प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। एनारोब्स में ये इकलौती अकेली प्रोसेस है जो पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि एरोबिक में और भी प्रोसेसेस हैं। एनारोबिक यहीं से चेंज हो जाती है और फर्मेंटेशन अकर करती है। सिंपली प्लांट्स में जो ग्लूकोज है ये किससे बनता है? ये बनता है सुक्रोज से। किससे बनता है ये? सुक्रोज से। सुक्रोज में इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन किए जाते हैं। सुक्रोज किस में टूट जाता है? सुक्रोज के फॉर्मूले की बात करें तो C12H22O11, ये टूटेगा C6H12O6 में और C6H12O6 में। ये है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो बन गए, ये इंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के थे। कौन? सुक्रोज। या फिर स्टोरेज देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। सुक्रोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज। ये दो मोनोसैकेराइड्स हैं, रेडिली इंटर करते हैं किसमें? ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। कौन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जाते हैं कहां पे? ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। जैसे ये पहुंचते हैं कहां पे? ये पहुंचते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लाइकोलिसिस में, ईएमपी में। ये फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, फॉर्म करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। पर जब यहां पे हम बात करते हैं, एक एंजाइम आता है आइसोमरेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फर्दर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। ये रिवर्सिबल होते हैं, एज पर कंसंट्रेशन जिसके ज्यादा होंगे उसमें ये चेंज कर देते हैं। तो फ्रक्टोज तो डायरेक्टली चेंज हुआ है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ये आइसोमराइज कर दिया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्लियर? नाउ कुछ इसके बाद के जो स्टेप्स हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज और फ्रक्टोज की है, ये अब आगे सेम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स की बात करें तो यहां पे 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे अंडर डिफरेंट एंजाइम, यानी कि टोटल 10 टाइप के एंजाइम्स यहां पे देखने को मिलेंगे यूटिलाइज होते हुए। एटीपी यूटिलाइज होती है 2 स्टेप पे। एक पहला स्टेप जहां पे ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में है, यहां पे खर्च क्या हुई है? एटीपी का खर्च हुआ है। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि अरे हमें तो एटीपी बनानी थी ना, यहां पे खर्चा हो रहा है। तो हां, खर्च लगता है, मेटाबॉलिक चेंजेस में खर्च होंगे और ये खर्च हमें देखने को मिलते हैं। पहली जगह कहां पे? एक एटीपी खर्च होगा जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा होगा। फिर अगले स्टेप में बात करते हैं इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो, ग्लूकोज तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आया, फ्रक्टोज डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आ जाएगा। किसकी हेल्प से? कौन सा एंजाइम यहां पे यूज किया रहा था? इसकी बात करें तो हमने यहां पे देखा था हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज के बाद यहां पे हमें दिखा था आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम्स यहां पे हमें देखने को मिले थे। अब जब फ्रक्टोज से चेंज हो रहा होगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तीसरे स्टेप पे, तो एक एटीपी यहां पे भी खर्च होती है। तो अभी तक 3 स्टेप्स तक पहुंचे हैं और 2 एटीपी का खर्चा हो चुका है। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की बात करें तो 4th स्टेप पे इसके पास 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट कर जाता है 2 हिस्से में। एक बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP और दूसरा बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL। 3 कार्बन का कंपाउंड ये है, 3 कार्बन का कंपाउंड ये है, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये स्टेप इन्वॉल्व होता है 5th स्टेप में।
फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट देखने को मिलता है। फिर अगले स्टेप में कंजम्पशन होता है पीजीएल, चेंज हो जाता है किसमें, पीजीए में बीपीजीए, यानी कि बाई फॉस्फो ग्लिसरेट में, बाईफॉस्फोग्लिसरेट में ये चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या, बीपीएजीए। बीपीजीए 3 कार्बन का ही कंपाउंड है, पर कैसे बना, एक कंजप्शन हुआ एनएडी का, एनएडी से क्या बना, रिडक्शन एनएडीएच प्लस में H प्लस बना। तो जो कंज्यूम होना था वो यहां पे अभी बन रहा है। अगले स्टेप्स में हम यहां पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है किसकी, पीजीएल ऑक्सीडाइज होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये कन्वर्ट करता है 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट। इस समय रिडॉक्स इक्विवेलेंट 2 हाइड्रोजन एटम के रिमूव हो जाते हैं, कहां से, पीजीएल से। पीजीएल से कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, यहां से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स किसके साथ जाएंगे, एनएडी के साथ, फॉर्म करेंगे NADH प्लस H प्लस, या फिर NADH2 बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे BPGA बिकम्स, ये क्या हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, किसमें चेंज हो जाता है BPGA, PGA में, बाईफॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो गया किसमें, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन पे, पर इस ड्यूरेशन में क्या, एक एटीपी बनी, क्या बनी, एक एटीपी बनी और एक NADPH बना। तो एक NADH बना है और एक एटीपी बनी है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 की इन्वॉल्वमेंट करें तो यहां पे जो 2 PGA के मॉलिक्यूल हैं अब ये चेंज हो जाते हैं किसमें, फॉस्फोग्लिसरेट में। एटीपी फॉर्म होती है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, पीईपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेटर ऑन पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में चेंजेस हो जाएंगे, एक एटीपी यहां पे हमें देखने को मिला। तो अभी तक हमने कंज्यूम कितने किए, 2 एटीपी कंज्यूम किए, और हमें ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी के मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्योंकि यहां पे 2 पायरुविक एसिड है, 2 बनेंगे तो 2 एटीपी यहां पे बनी, 2 एटीपी यहां पे भी इन्वॉल्व है क्योंकि 2 ग्रुप्स होंगे, एक के ब्रेकिंग के लिए एक आएगा तो 2 के लिए 2 एटीपी फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। तो टोटल 4 एटीपी के मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं 1 ग्लूकोज में। पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। ये मेटाबॉलिक फेट डिपेंड करता है सेलुलर नीड पे, सेल की जैसी नीड होगी उसके हिसाब से ये डिपेंडेबिलिटी शोन करता है। ठीक है, इन्हीं का सेगमेंट हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। ग्लूकोज, पहले एटीपी कंज्यूम हुई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लेटर ऑन ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ। फिर एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना, 3 कार्बन का ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट ये भी बनता है पर ग्लिसरल्डिहाइड होते हैं, 3 फॉस्फेट या PGAL बोलते हैं इसको। NAD का रिडक्शन हुआ, यहां से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकले और ये 2x ट्राइओज बाईफॉस्फेट बना यानी कि BPGA 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब यहां पे क्या हुआ कि जो ये बना है ना, ये अच्छा ये बताओ, ये सब इतना बकते चले जा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर समझ में आ रहा है और आधा आधा भेजे में जा रहा है तो स्लो मोशन में स्टॉप करके समझते हुए चलना, या चाहो तो बैक में जाके वापस से देख सकते हो। अगर कहीं स्पीड में चेंजेस लगे, ऐसा लगे कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं या एक ही जैसे कथा सुना रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये YouTube तुम्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए ये समझना जरूरी है। अब हुआ क्या कि जो BPGA था इसको एक फॉस्फेट आयन ब्रेकडाउन करना था। 2 एटम थे PGA के, तो 2 फॉस्फेट गए, दोनों फॉस्फेट ADP के साथ जुड़े और ATP बने, यानी कि 2 ATP हमारे पास यहां पे बनके तैयार हुई है। फिर
2x ट्राइओज फॉस्फेट बने 3 कार्बन के, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पीजीए बोला गया। अब इस पीजीए से चेंज हुए 2 फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये भी है, वाटर रिमूव हुआ और ये चेंज हुआ पीईपी में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फॉस्फेट आयन लिबरेट हुए, दो मॉलिक्यूल इसके थे तो 2 पायरुविक एसिड बने, एडीपी से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बने। तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमें कब बने? एक पीईपी बनते समय और एक बना कब? जब पीजीए बन रहा था। तो पीजीए बनते समय भी तो 2 एटीपी यहां से मिल गई, 2 एटीपी यहां से मिल गई। अब हमारे पास कितनी एटीपी हो गई? 4 एटीपी हो गई। क्लियर? तो 4 एटीपी हमारे पास बनी है। कंज्यूम कितनी हुई है? यहां पे देखो, ग्लूकोज के चेंज होते समय हमें 2 एटीपी खर्च हुआ था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में 1 एटीपी का खर्च हुआ। तो 1 एटीपी ये, 1 एटीपी ये मिलके हो गई 2 एटीपी। 4 एटीपी हमारे पास है, 2 एटीपी घटाएंगे तो हमारे पास नेट गेन आता है। ग्लाइकोलिसिस से हमें कितनी एटीपी मिली है? 2 एटीपी नेट गेन हमें मिला है। क्लियर? अब ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस को फॉलो करने के बाद जो पायरुविक एसिड है इसको 3 वे में हैंडल किया जाता है। एक तो हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दिखेगा, एक दिखेगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक दिखेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो ऊपर के हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये होते हैं एनारोबिक। और जो ये हिस्सा है ये एरोबिक होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो पायरुविक एसिड 3 हिस्से में जा सकता है, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा, या फिर ऑप्शन पे क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि क्रेब्स साइकिल में ये पजेस कर रहा होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करने वाले हैं, दैट इज फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। 2 पाथवे होंगे। नॉर्मली इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का एनारोबिक कंडीशंस में, यह अकर करता है मेनली बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। ये हायर एनिमल्स में नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब हायर एनिमल्स में नहीं है। फर्मेंटेशन की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। दोनों में भी बेसिक डिफरेंसेस दिखते हैं। जैसे अगर हम यहां पे बात करें एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? पहले शुगर बनेगा, शुगर को ईस्ट की हेल्प से किसमें? इथेनॉल में चेंज कर दिया जाएगा। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। और इथेनॉल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। पर एक चीज ध्यान रखना, शुगर डायरेक्टली किसमें चेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में और इथेनॉल में। इथेनॉल मेजर प्रोडक्ट होता है, ये बनता है ईस्ट की हेल्प से। तो माइक्रोब्स के अंदर क्या हो रहा है? इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसीज, इसका एक और नाम है सैक्रोमाइसीज। ये इस नाम से अगर पूछा जाए सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी तो भी कंफ्यूज मत होना, आंसर करके आना, ठीक है? ऐसा ना हो कि अरे सर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। क्लियर? यहां पे हम बात कर रहे हैं जो पाथवे दिया गया है। देखो, ग्लूकोज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट NADH+ के साथ ये बना पीजीए, पीजीए से बना पीईपी और पीपी से बना पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है इसके पास ऑप्शंस हैं। पायरुविक एसिड के साथ NADH+ अगर कंज्यूम हुआ तो लैक्टिक एसिड में चेंज हुआ, अगर दूसरा पाथवे गया तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो अब मैटर करेगा कि हमारे पास जो ग्रुप्स हैं ये कहां पे या किस पैटर्न पे यूटिलाइज होंगे। बात करें यहां पे तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड जो फॉर्म हुआ है कहां पे? ग्लूकोज से, ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। तो ये याद रखना, ग्लूकोज से इथेनॉल तो बना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है। कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिक रेस्पिरेशन में भी बनता है, पर कहां नहीं बनेगा? ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं बनेगा। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब नाउ बात करते हैं यहां पे जो पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज है और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, ये कैटेलाइज करते हैं इन रिएक्शंस को। एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं इनके,
ईस्ट। तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज या अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स यहाँ पे फंक्शन करते हैं और इनको ब्रेक डाउन करते हैं। ईस्ट जो है ये पॉइजन करता है देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीच अबाउट 30%। अब ईस्ट के अंदर बन तो रहा था ना अल्कोहल, लेकिन जब ये 13% से ज्यादा हो जाता है तो ये इसी के लिए जहर बन जाता है और ये मर जाता है। अगला पैटर्न है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये हायर एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। कुछ बैक्टीरियाज में ये देखने को मिलता है। एनिमल्स में जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते समय जब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, पायरुविक एसिड जो मसल्स में है ये रिड्यूस हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में, बाय लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड के साथ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कितनी? वही 2 एटीपी, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के बाद मिली थी तो ग्लाइकोलिसिस तो हो ही रही है, तो 2 एटीपी यहां पे मिल जाती है। लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो यही मसल्स में जो डिपॉजिट कर जाता है, रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज की वजह से यह मसल्स में डिपॉजिट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे कौन सा देखने को मिलता है? NADH+। ये रीऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ में, दोनों टाइप के फर्मेंटेशन में। कंडीशंस यहां पे देख सकते हो, NADH+ सीधे किसमें रिड्यूस हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ में। NAD+ दोनों कंडीशंस में, चाहे लैक्टिक एसिड बन रहा हो चाहे इथेनॉल बन रहा हो, दोनों कंडीशन में क्या हो जाता है? ये रीऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? NAD+ में। दोनों टाइप के फर्मेंटेशन में ये देखने को मिलता है। अब यहां पे देखना, ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये मसल में डिपॉजिट कर जाता है तो बहुत हैवी मस्कुलर पेन काज होता है। फर्मेंटेशन के नुकसान है क्योंकि एनर्जी क्या है? लिमिटेड है हर जगह, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? एनर्जी का नुकसान कराता है। एनर्जी प्रोडक्शन चूंकि लिमिटेड हो जाता है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज। लेट 686 किलो कैलोरी बोला था नॉर्मल एब्जॉर्प्शन में, नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन में, पर यहां पे 7% से भी कम एनर्जी हमें कहां पे? फर्मेंटेशन में देखने को मिलती है। एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी, और सारी एनर्जी कुछ हीट के फॉर्म में भी खर्च हो जाती है, सब एटीपी प्रोडक्शन में नहीं बनते। दूसरा, हैजार्डस प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये नुकसानदायक होते हैं, एसिड और अल्कोहल। अब अच्छे से पता है लैक्टिक एसिड मस्कुलर पेन काज करता है, तो दर्द के लिए कौन चाहेगा कि दर्द हो उसको? कोई नहीं चाहेगा ना, फिर भी हो जाता है। फिर अल्कोहल, अभी बताया कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यानी कि ईस्ट एक्सेस अल्कोहल में 13% से ज्यादा अल्कोहल हो जाता है तो मर जाते हैं खुद से। तो अगर ईस्ट मर जा रहा है तो वो खुद से क्यों मरना चाहेगा? ये इतना तो आप समझ पा रहे होंगे ना। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का जो सेगमेंट है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। उम्मीद है इतना सेगमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, इतना हिस्सा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं बेहतर ढंग से चीजें समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर किसी तरह का सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी कनेक्टेड है, आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।